हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल @viralbytes39 पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करेंगे। बहुत ही सीरियस टॉपिक है बांग्लादेश के ऊपर, जो मेरे बहुत फेवरेट यूट्यूबर में से एक यूट्यूबर ने बनाया है, वो है अभी और न्यू। तो चले देखते हैं। कुछ महीनों से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनका मेन रीजन कोटा सिस्टम बताया जा रहा है, यानी रिजर्वेशन। पीएम शेख हसीना को वहां के मिलिट्री ने कहा कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर देश छोड़ के चले जाओ। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, लेकिन फिर अचानक से ये प्रोटेस्ट एंटी हिंदू राइट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए। जो लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब टेम्पल्स पर भी अटैक करने लगे। राहुल अनंदा एक म्यूजिशियन है और प्रोटेस्टर्स ने पता नहीं किस बात का गुस्सा उन पर निकाला। एक म्यूजिशियन का प्रोटेस्ट से क्या कनेक्शन है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट हर देश किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और नेक्स्ट टारगेट इंडिया हो सकता है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट अब कुछ ऐसी दिखती है जहां प्रोटेस्टर्स घुसकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जिस इंसान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसी के स्टैचू को ऐसे तोड़ा जा रहा है। और अब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट को और हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनेगा? जस्ट एक साल पहले बांग्लादेश साउथ एशिया का ब्राइट स्पॉट था, तो अब क्या हुआ? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ, शेख हसीना के बाद भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है। अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स को एक इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। हम माने या ना माने, सच तो यह है कि दुनिया बदल रही है, फिर वो पॉलिटिक्स हो या फिर जॉब्स। बांग्लादेश के पॉलिटिकल क्राइसिस का एक मेन रीजन ये है कि वहाँ का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। कोटा सिस्टम की वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे थे और भारत में भी यही होने वाला है। चैप्टर 1, प्रोटेस्ट की शुरुआत। शेख हसीना बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था, यानी आजादी के 52 सालों में से 20 सालों के लिए वो बांग्लादेश की पीएम थी। 2009 से 2024 तक पीएम रहने के बाद शी बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द स्टेट, यानी वो 3 बार बैक टू बैक इलेक्शन जीतकर बांग्लादेश की पीएम बनी थी। लेकिन बांग्लादेश के रीसेंट इलेक्शंस बहुत कंट्रोवर्शियल थे। सिर्फ 40% लोगों ने इलेक्शंस में वोट दिया। उनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। 300 सीट में से 216 सीट अवामी लीग ने जीते। कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी कहती है कि अवामी लीग ने खुद के ही लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर खड़ा किया था, दिखाने के लिए कि वो एक लौती पार्टी नहीं है जो इलेक्शन लड़ रही है। इनफैक्ट कई वेस्टर्न देश मानते हैं कि ये इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे। फ्री और फेयर का मतलब मतलब हर वोटर के पास अपना वोट कास्ट करने का राइट हो और ये राइट फ्री हो, यानी किसी के डर से मुक्त हो। फेयर यानी हर रजिस्टर्ड पार्टी के पास इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, कॉन्टेस्ट करने का एक इक्वल मौका हो। माना जाता है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद 11 में से 4 इलेक्शंस ही फ्री और फेयर माने जा सकते हैं। अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शंस के बारे में और समझना चाहते हैं तो फेसिंग हिस्ट्री का एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ हम सारे सोर्सेज क्लियरली मेंशन करते हैं ताकि आप आपकी राय खुद बना सके। कुछ महीनों से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनका मेन रीजन कोटा सिस्टम बताया जा रहा है, यानी रिजर्वेशन। 56% सरकारी पोजीशन अलग अलग कोटास के थ्रू अलग अलग ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इनमें से 30% बांग्लादेश की आजादी में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने भाग लिया था, उनके डिसेंडेंट्स के लिए। फैक्ट यह है कि 2018 में शेख हसीना ने ऐसे कोटा सिस्टम को अपोज किया था, लेकिन इस साल जून के महीने में हाई कोर्ट ने इस मूव को इलीगल कहा और कोटा सिस्टम वापस लाया। इसी वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुए। इस पूरे सिचुएशन में शेख हसीना से एक बड़ी गलती हुई। 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, Why are they opposing the freedom fighter quota? Do they want the descendants of the Razakars to get all the facilities?
रजाकार लोग वो थे जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान की मदद की थी। ये टर्म रजाकार प्रोटेस्टर्स को ऑफेंसिव लगी। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिनमें 266 लोगों की जान गई। इनमें 30 बच्चे भी शामिल थे। सिचुएशन जल्द ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसमें अल्टीमेटली एक और मिलिट्री कू हुआ। पीएम शेख हसीना को वहां के मिलिट्री ने कहा कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर देश छोड़ के चले जाओ। ये बात 5 अगस्त को हुई, जिस दिन 5 साल पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था। मे भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर पाकिस्तान का भारत के लिए एक मैसेज। चैप्टर 2, मिलिट्री रूल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में मिलिट्री को पहली बार नहीं हो रहा। चलिए थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। 1975 में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को और उनकी फैमिली को जान से मार दिया गया। याद रहे, He was the reason why Bangladesh got its independence. इसके बाद जनरल जियाउर रहमान पावर में आए। 1981 में जियाउर रहमान को असैसिनेट किया गया। अगले साल 1982 में फिर से रहमान के सक्सेसर अब्दुल सत्तर को असैसिनेट किया गया। ये बांग्लादेश का ब्लडीएस्ट कू माना जाता है। फिर कुछ समय के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री रूल ही चला। 1990 तक बांग्लादेश मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी का एक वियर्ड मिक्स था। 1991 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बांग्लादेश में लौट आई, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं थी। इलेक्शंस रिग्ड इलेक्शंस हुआ करते थे। फरवरी 1996 में इलेक्शंस हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, वो भी 300 में से 278 सीट्स जीतकर। लेकिन इस समय अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी ने आरोप लगाया कि ये इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे। देश भर में प्रोटेस्ट हुए और 12 दिनों में सरकार गिर गई। 2007 में भी बांग्लादेश में एक कू हुआ और 2 साल बाद शेख हसीना की सरकार आई। 2009 में बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट हुआ। रीजन ये था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी तनख्वाह और लिविंग कंडीशन से नाराज थे। 2012 में बांग्लादेश में शरिया लॉ लाने की कोशिश हुई, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स की मदद से रोका गया। यानी हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी मिलिट्री कू की हिस्ट्री रही है। पिछले कुछ सालों में ही बांग्लादेश में नॉर्मलसी आई थी, जो अब टूट चुकी है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बन चुके हैं। उनकी ओथ सेरेमनी में मिलिट्री ऑफिसर्स प्रेजेंट थे, बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट थे, भारत के और कई दूसरे देशों के फॉरेन डिप्लोमेट्स प्रेजेंट थे, लेकिन अवामी लीग के कोई लीडर्स प्रेजेंट नहीं थे। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, उनके लीडर्स भी इस इंटरिम सरकार में एज एडवाइजर्स काम करेंगे। अब बात करते हैं वायलेंस के बारे में। चैप्टर 3, वायलेंस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट थे, लेकिन फिर अचानक से ये प्रोटेस्ट एंटी हिंदू राइट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए। जो लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब हिंदू को मारने लगे, उनके घर जलाने लगे और टेम्पल्स पर भी अटैक करने लगे। राहुल अनंदा एक म्यूजिशियन है और प्रोटेस्टर्स ने पता नहीं किस बात का गुस्सा उन पर निकाला। प्रोटेस्टर्स उनके घर पहुंचे, घर को लूटा और फिर घर को जला दिया। घर में 3000 हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जो अनफॉर्चुनेटली जल गए। राहुल जी की फैमिली तो बच गई, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। क्यों? एक म्यूजिशियन का प्रोटेस्ट से क्या कनेक्शन? माइनॉरिटीज को टारगेट करने से क्या गोल अचीव होने वाला है? बुरा इस बात का लगता है कि ऑनलाइन आर्टिकल्स इन अटैक्स को डिफेंड कर रहे हैं। कहते हैं कि जिन लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं वो गरीब है, वल्नरेबल है, तो उन पर अटैक करके क्या ही मिलने वाला है? अगर इसको रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं कहते हैं तो किसे कहते हैं? रिलीजियस फ्रीडम पर लेक्चर देने वाले लोग और देशों को ये देखना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये अटैक सालों से होते आ रहे हैं और इसे ही जेनोसाइड कहते हैं। और इसी जेनोसाइड को छुपाने के लिए और उन लोगों के बिहाफ पर अपोलोजाइज करने की हर बार कोशिश होती है। What a shame and what a mockery of these claims being neutral. मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू केयर। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को हमेशा से ही वायलेंस का सामना करना पड़ा है। हमने बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में कुछ साल पहले एक वीडियो भी बनाया था। अवामी लीग एक सेक्युलर पार्टी थी, whereas BNP एक इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी है, तो ये अटैक्स और बढ़ भी सकते हैं।
अब इस कू के चलते कई बांग्लादेशी लोग भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। बीएसएफ बार बार उन्हें पकड़ता है और उन्हें वापस भेजता भी है। लेकिन ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी है जहां बांग्लादेशी यूट्यूबर्स इलीगली बॉर्डर क्रॉस कैसे करनी है ये सिखाते भी हैं। ये आने वाले समय में एक सीरियस इशू होने वाला है। केयरटेकर लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी इन अटैक्स के बारे में बात की है। यूनाइटेड नेशंस ने भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर होने वाले अटैक्स को कंडेम किया है। लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आकर इन अटैक्स को रोकना ही होगा और फोकस नॉर्मलसी को रिस्टोर करने पर करना होगा। हम दो देश एक बहुत बड़ी हिस्ट्री शेयर करते हैं, एक बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश और भारत का एक दूसरे के साथ एक काफी गहरा रिश्ता है। हम एक दूसरे के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर शेयर करते हैं। 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं। हर साल भारत $12 बिलियन के गुड्स बांग्लादेश भेजता है। हमारे पड़ोस में इतनी इंस्टेबिलिटी होना भारत के लोगों के लिए अच्छी न्यूज कभी नहीं हो सकती। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। श्रीलंका 2 साल पहले बैंकरप्ट हो चुका है। म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है और पाकिस्तान पाकिस्तान इज पाकिस्तान। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट हर देश किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और नेक्स्ट टारगेट इंडिया हो सकता है। ये पार्ट शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बांग्लादेश की गलतियों से भारत को सीखने की जरूरत है। लेसन नंबर 1, डेमोक्रेसी को फॉर ग्रांटेड मत लो। प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी नाराज थे, लेकिन शेख हसीना ने जब रजाकार इस शब्द का इस्तेमाल किया तब सिचुएशन और बिगड़ गई। कुछ स्टूडेंट्स ने खुद को हाँ हम रजाकार हैं ऐसे कहना स्टार्ट किया। लीडर्स को अपने स्पीचेस में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। लेसन नंबर 2, मिलिट्री का रोल। आई थिंक अगर भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कुछ अलग बनाता है तो वो है हमारी आर्म फोर्सेस। सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी जी का एक बड़ा सुंदर किस्सा है। 1971 में दोनों में तनाव आ चुका था। तब इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को पूछा, एवरीबडी सेज यू आर टेकिंग ओवर, व्हेन आर यू टेकिंग ओवर? सैम मानेकशॉ ने रिप्लाई दिया, एंड व्हाट डू यू थिंक? जब एक सरकार टर्मोइल से गुजरती है तो मिलिट्री का रोल स्टेबिलिटी रिस्टोर करना होना चाहिए, ना कि एनार्की को सपोर्ट करना। और भारत के आर्म फोर्सेस का ये डिस्टिंक्शन हमेशा क्लियर रहा है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करते। डिफरेंस कैपेबिलिटी का नहीं, डिफरेंस इंटेंट का है। लेसन नंबर 3, रोल ऑफ ऑपोजिशन। शेख हसीना पिछले 15 सालों से पावर में थी और इस बार भी उन्हें इलेक्शंस में मेजॉरिटी तो मिली ही थी, लेकिन एक हेल्दी ऑपोजिशन ना होना जैसे डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देता है वैसे ही एनार्की को भी फैलाता है। ऑपोजिशन कैसा होना चाहिए? जो सही मुद्दों पर अपोज करे, जो सरकार तक लोगों की बातें पहुंचाए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सत्ता से ज्यादा देश के बारे में सोचे। जैसे हम फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, वैसे ही फ्री और फेयर ऑपोजिशन की भी एक डेमोक्रेसी में जरूरत होती है। लेसन नंबर 4, फॉरेन इंटरफियरेंस कोई जोक नहीं है। शेख हसीना ने मई के महीने में एक क्लेम किया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक फॉरेन देश को बांग्लादेश में एयर बेस बनाने नहीं दिया। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि द ऑफर केम फ्रॉम अ व्हाइट मैन। आज भी यूके और यूएस शेख हसीना को अपने देश में एंट्री डिनाई कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का उपयोग करके रजीम चेंज करना अनफॉर्चुनेटली कोई नई बात नहीं है। सो टू स्पीक ये काफी कॉमन CIA टूलकिट है। ये एक CIA डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि CIA कैसे फॉरेन इंटरफेरेंस करता है। यूएसए के लिए फॉरेन इंटरफेरेंस करना कोई नई बात नहीं है। एंड टेम्पलेट कुछ सिमिलर ही होता है। यूक्रेन के केस में भी यही हुआ था। एक लीडर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू होता है। उस प्रोटेस्ट को वेस्टर्न नेशंस एंडोर्स करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। मे बी कुछ केसेस में ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं। प्रोटेस्टर्स को सडनली सिंपैथी के नजरिए से देखा जाता है एंड फिर रेजिम चेंज होता है। उसे ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं। 2011 के अरब स्प्रिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लिबिया के गद्दाफी को कुछ इसी तरह असैसिनेट किया गया था। CIA हो या फिर USA, वो इस तरह के इंटरफियरेंस को अपनी सॉवरेन ड्यूटी मानते हैं। मानो कि उन्हें किसी ने वर्ल्ड मॉनिटर का काम दिया हो, लेकिन ये वर्ल्ड मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में और अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में ही सोचता है, चाहे उसके वजह से पूरी दुनिया ही क्यों ना जल जाए। बांग्लादेश के केस में बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के बारे में, शेख हसीना के डिक्टेटरशिप के बारे में
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में न्यूज साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। शेख हसीना ने खुद कहा था कि एक फॉरेन कंट्री को बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनानी है। एंड नाउ प्रोटेस्ट ब्रेक आउट एंड शेख हसीना रिजाइन्स। इसके बारे में और जानने के लिए अभिजीत चावड़ा सर का ये वीडियो जरूर देखिए। लेसन नंबर 5, जीडीपी ग्रोथ इज नॉट एनफ। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब उसका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था पता है? -14%। और बांग्लादेश अब 2041 तक मिडिल इनकम देश बनने की राह पर था। कोविड के समय बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी कुछ समय के लिए भारत से भी बेहतर था और इस बात को कई यूट्यूबर्स ने सेलिब्रेट भी किया था। बांग्लादेश से कई बातें भारत को भी सीखने जैसी जरूर है, जैसे इनका विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज भी मॉल में जाइए तो कई कपड़े मेड इन बांग्लादेश होते हैं। लेकिन ये ग्रोथ बांग्लादेश में स्टेबिलिटी लाने के लिए इनफ नहीं थी, क्योंकि जैसे जीडीपी बढ़ा वैसे ही करप्शन भी बढ़ा, डिसेंट को दबाने की कोशिश भी बढ़ी। कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज करता तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता। बांग्लादेश की आज की सिचुएशन दूर से देखो तो लगता है कि ओवरनाइट डेवलप हुई है, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत सालों पहले से ही चल रहे हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो आज जाकर फट गया है। We have to make sure कि कुछ ऐसा आने वाले समय में भारत में ना हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए और आप हमें बताइए कि हमें बांग्लादेश से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी आसपास की दुनिया से सीखना है और 1% ही क्यों ना हो भारत को बेहतर बनाना है। बिकॉज ओनली अ फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो क्या बोलूँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी मुझे जब मतलब टेम्पल्स तोड़ दिए गए हैं, वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल था, वो इस्कॉन टेम्पल, तो उसको तोड़ दिया गया है। मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे मंदिर पहले भी टूटी है, अब भी टूट रही है। बहुत जगह पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरे आंखों में आंसू भी इसलिए है क्योंकि मेरे इस रूम पे भी भगवान जी हैं इधर और मैं बहुत मानती हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।